नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर एग्जाम टाइम सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आज हम 21वां वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हाब्स, लॉक और रूसो के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का यह वीडियो, जो एग्जाम टाइम सीरीज का 21वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हाब्स, लॉक और रूसो के समझौतावादी विचारों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं हाब्स, लॉक, रूसो के बारे में। तो साथियों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हाब्स, लॉक, रूसो का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इन तीनों विचारकों को सम्मिलित रूप से समझौतावादी विचारक माना जाता है, क्योंकि आप सभी को बता दें इन तीनों विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसी कारण इन्हें समझौतावादी विचारक माना जाता है। अब सब पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत राज्य के यांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। यांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की तुलना मशीन या यंत्र से की जाती है, जिसे मनुष्य ने अपने लाभ हेतु बनाया है। वहीं 17वीं शताब्दी में अपने जीवन को सुलभ बनाने हेतु मानव द्वारा नई नई मशीनों यथा पवन चक्की, पंप, छापेखाने, चाबी वाली घड़ी का आविष्कार किया जा रहा था। इसी समय राजनीतिक रंगमंच पर कुछ ऐसे विचारकों का अभ्युदय हुआ जो सामाजिक संस्थाओं एवं राज्य को भी एक यंत्र मानने लगे, जिसे उन्होंने अपने उपयोग एवं लाभ के लिए विशेषतः शांति स्थापित करने के लिए बनाया है। तो इस समझौतावादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है और अपनी उपयोग और लाभ के लिए किया गया है तथा समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया है। अगर हम एक शब्द में कहें तो राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत या सांविधिक समझौता सिद्धांत या संविदावादी सिद्धांत ये मानता है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है और अपनी शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब पढ़ते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में ब्रिटेन के वेस्टपोर्ट में हुआ था। कहा जाता है कि उसके जन्म से पूर्व स्पेन की सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिससे उसका जन्म समय से पूर्व हो गया था और इसी कारण हॉब्स ने अपने जन्म के बारे में स्वतः कहा है कि भय का जुड़वा भाई, यानी हॉब्स ने स्वयं को भय का जुड़वा भाई कहा है। और स्पेन की सेना आर्मेडा ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। चारों ओर उस समय भय का माहौल व्याप्त था और ऐसे में हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया। तो ऐसे में इनके जन्म से ये युक्ति जुड़ गई जो खुद हॉब्स ने स्वीकार किया है कि मैं और मेरा भय ये दोनों जुड़वा भाई हैं। और जिस समय आर्मेडा की सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, मेरी मां ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया था, ये भी स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये थॉमस हॉब्स के जन्म से संबंधित है। हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक था। उसके द्वारा राजनीति में प्रयोग की गई अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद कहा जाता है। हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया। उसका प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। अब राज्य एवं उसकी प्रकृति पर थॉमस हॉब्स के विचारों को पढ़ते हैं। राज्य को मानव निर्मित बताने वाला थॉमस हॉब्स आधुनिक युग का पहला विचारक है, जबकि नगर राज्य के युग में सोफिस्टों द्वारा सर्वप्रथम राज्य को कृत्रिम बताया गया। राज्य एक यंत्र है। राज्य प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है, यानी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन भी किया गया है थॉमस हॉब्स और अन्य सभी सामाजिक समझौते से संबंधित विचारकों के द्वारा। और ये हॉब्स मानता है राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। अब व्यक्ति के स्वभाव पर हॉब्स के विचारों को देखते हैं। हॉब्स मानता है कि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, उसका कोई ऐसा अंतिम लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचकर उसे करने के लिए कुछ न रहे। व्यक्ति स्वभावतः स्वार्थी एवं लालची है। उसकी समस्त भावनाओं का केंद्र उसका अहम है।
व्यक्ति निरंतर शक्ति एवं यश प्राप्त करना चाहता है। तो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में आप सभी को बता दें, अगर केवल और केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया जाए और पूछा जाए कि ये व्यक्ति के स्वभाव का संबंध किस विचारक से है, तो बुरे पक्षों का वर्णन अगर कर रहा है जैसे स्वार्थी, लालची और घृणित, तो इस तरीके के स्वभाव के गुण केवल और केवल हाब्स ने बताए हैं। अब बात करेंगे थॉमस हाब्स के प्राकृतिक अवस्था पर क्या विचार थे। तो समाज में राज्य की उत्पत्ति से पहले जो अवस्था थी उसको समझौतावादी विचारक प्राकृतिक अवस्था के नाम से संबोधित करते हैं और अपने विचारों में इसका विशेष और महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के बाद ही एक ऐसा माहौल बना जिसने राज्य के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। तो थॉमस हाब्स के प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या विचार हैं। तो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक थी। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक, क्षणिक तथा बर्बर था, जिसमें नैतिक संकल्पना का अभाव था। वहीं आगे हाब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति का अभाव था बिल्कुल, और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास एक ही अधिकार था, वह था शक्ति का अधिकार। तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास केवल एक ही अधिकार था, वो था शक्ति का अधिकार। अब प्राकृतिक विधियों पर हाब्स के विचारों को देखते हैं। हाब्स विवेक या बुद्धि के नियम को ही प्राकृतिक विधियों के रूप में देखता है। थॉमस हाब्स के चिंतन में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख दिखाई पड़ता है। तो 19 प्रकार की प्राकृतिक विधियों का वर्णन किस विचारक ने किया है, तो थॉमस हाब्स ने किया है। हाब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक को एक आधार के रूप में देखा जा सकता है। अब हाब्स के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते पर क्या विचार हैं, उस पर नजर डालते हैं। हाब्स के अनुसार व्यक्तियों ने आत्मसंरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी संपूर्ण शक्तियां एक व्यक्ति या समूह को सौंप दी और इस कारण राज्य का निर्माण हुआ। हाब्स के शब्दों में, मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप भी इसी प्रकार करें। और यह स्टेटमेंट परीक्षाओं में दोस्तों कई बार पूछा गया है, जो हाब्स के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाब्स के समझौते की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा या राज्य समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। यानी हाब्स ने जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसमें उन्होंने माना है कि राजा या राज्य जो है ये समझौते के फलस्वरूप बना है, ये समझौते का भाग नहीं है। हाब्स के समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है और हाब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। यानी हाब्स कहता है कि जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, ये आपसी सहमति के आधार पर जो समझौता हुआ है उसका प्रतिफल है। हाब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम है। अब हाब्स के समझौते की विधि क्या रही है, उस पर नजर डालते हैं। केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज तथा सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। समझौते का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक अवस्था से ऊपर उठ आत्म संरक्षण करना है। यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी, पाशविक थी, बर्बर थी, असभ्य थी, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए सभी के द्वारा आपसी सहयोग के आधार पर ये समझौता किया गया और राज्य, समाज तथा सरकार तीनों का निर्माण किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य था आत्म संरक्षण। समझौते के भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा, ऐसा मानना था हाब्स का। व्यक्तियों द्वारा अपने संपूर्ण अधिकार राजा को दे देने पर उनके पास कोई अधिकार या शक्तियां नहीं रह जाती थी। अब संप्रभुता पर हाब्स के क्या विचार हैं, उसको देखते हैं। वैधानिक संप्रभुता का समर्थन करते हुए हाब्स ने संप्रभु पर उन सभी प्रतिबंधों को उतार फेंका जिसे बोंदा द्वारा लगाया गया था। हाब्स की संप्रभुता की प्रमुख विशेषता उसका असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश होना है। हाब्स ने राज्य की शक्ति के पूर्ण सत्तावादिता का समर्थन करते हुए कहा है कि संप्रभु का आदेशी कानून है। दोस्तों यह स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संप्रभु का आदेशी कानून है, किस विचारक का स्टेटमेंट है, तो थॉमस हाब्स का है। हाब्स का प्रसिद्ध कथन ज्ञान का अंत शक्ति है। हाब्स ने तो राज्य, समाज व सरकार के मध्य विभाजन किया और न ही सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य कोई विभाजन और रेखा खींची।
हाब्स की सबसे बड़ी अदूरदर्शिता उसके द्वारा राज्य व राजा के मध्य विभाजन न करना है। इसी कारण हाब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी जाती है। यहां से एक प्रश्न आप सभी के लिए बन सकता है कि किस विचारक की संप्रभुता के सिद्धांत को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई है, तो आप कहेंगे हाब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी जाती है। हाब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। तो हाब्स की जो स्वतंत्रता पर विचार है वहां से हम कह सकते हैं कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, ऐसा थॉमस हाब्स मानते हैं। अब थॉमस हाब्स से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों पर नजर डालते हैं। हाब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में लेवलर्स तथा डिगर्स दो आंदोलन चल रहे थे, जिसमें प्रथम राजनीतिक समानता की तथा द्वितीय आर्थिक समानता की मांग पर जोर दे रहे थे। हाब्स के यांत्रिक भौतिकवाद तथा मार्क्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद में प्रमुख अंतर यह है कि जहां हाब्स भौतिक अणुओं को स्वतः गतिशील मानता है, वहीं मार्क्स का मानना है कि भौतिक अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती है। हाब्स की प्रमुख रचनाओं पर अगर नजर डालें तो इनकी पहली प्रसिद्ध रचना डी सिवे है, जो 1642 में आती है, और ये इनकी पहली रचना है। ये इनकी कौन सी रचना है? पहली रचना है। और अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें सभी कुछ वर्णित है, वो है इनकी लेवियाथन, जो 1651 में आती है। फिर आती है अगली पुस्तक है डी कॉर्पोरे, जो 1655 ईस्वी में आती है। ये इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप सभी लोग इन रचनाओं को हमेशा याद रखें और नोट डाउन कर लें। अब बात करेंगे थॉमस हाब्स के बाद जॉन लॉक के विचारों पर। तो जॉन लॉक 1632 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1704 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था। तो जॉन लॉक एक अंग्रेज विचारक था जिसे उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, और वास्तव में उदारवाद का जनक जॉन लॉक है और इन्हें माना भी जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों के कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं, यानी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन लॉक ने किया है, और जॉन लॉक को अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता भी माना जाता है। दोस्तों, जॉन लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, और उसने मनुष्य को जो तीन प्राकृतिक अधिकार प्रदान करने की बात की है, उसके अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया है। उन तीन प्राकृतिक अधिकारों में भी उसने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्ता प्रदान की है, और जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को उसमें निहित माना है। लॉक के अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं, जिसे कभी छीना नहीं जा सकता है। तो एक प्रश्न यहां से आप सभी के लिए बन सकता है कि कौन सा विचारक ये मानता है कि व्यक्ति को या मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं? तो ऐसा मानना जॉन लॉक का है। वहीं अब व्यक्ति के स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था पर जॉन लॉक के विचारों को देखते हैं। तो हाब्स के विपरीत जॉन लॉक मनुष्य के स्वभाव को नेक, शांतिप्रिय, सामाजिक बताया है, जिसमें सुशासन की सामर्थ्य होती है। यानी अगर मनुष्य के केवल और केवल अच्छे गुणों का वर्णन कर रहा है और पूछा जाए कि ये किस विचारक ने स्पष्ट किया है, तो जॉन लॉक महोदय ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में केवल और केवल अच्छे पक्षों का वर्णन किया है। और जॉन लॉक मानता है कि मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त बुद्धि के प्रकाश को जॉन लॉक दैवी प्राकृतिक का स्फुलिंग कहकर पुकारता है। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों में सबसे दृढ़ बंधन सूत्र था सामाजिकता। उसने प्राकृतिक अवस्था एवं युद्ध की अवस्था में अंतर किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक अवस्था और युद्ध की अवस्था में अंतर किस विचारक ने किया है? तो जॉन लॉक ने किया है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं, जबकि हाब्स की क्या थी? पूर्व राजनीतिक भी थी और पूर्व सामाजिक भी थी। तो यहां से डिफरेंस पूछ लिया जाता है दोनों विचारकों में, तो ये ध्यान रखना है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था में परस्पर शांति एवं सहयोग विद्यमान था। प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित होती थी। यानी जॉन लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, वो प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित होती थी। अब बात करेंगे जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के क्या कारण रहे और उसकी क्या विशेषताएं हैं इस पर। तो जॉन लॉक के समझौते का मूल कारण स्पष्ट मानवीय नियमों का अभाव था, और लॉक मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में स्पष्ट मानवीय नियम न होने के कारण
ही सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी और सामाजिक समझौता किया गया। इसके साथ ही इन नियमों को क्रियान्वित एवं व्याख्यायित करने वाली किसी संस्था का अभाव, जिसने मनुष्य को प्रेरित किया कि वह सामूहिक समझौते द्वारा किसी निश्चित संस्था का निर्माण करें। समझौते में व्यक्तियों ने सभी अधिकारों को अपने पास रखा, केवल दंड देने का अधिकार ही सौंपा। समझौता भंग होने पर सरकार समाप्त होगी, लेकिन व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे। जबकि थॉमस हॉब्स मानते थे कि समझौता समाप्त होने पर या भंग होने पर व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन जॉन लॉक ने ऐसा नहीं माना है। हॉब्स के समझौते में व्यक्तियों ने आपसी समझौते द्वारा अपनी संपूर्ण शक्तियां एक को छोड़कर बहुमत समुदाय को प्रदान किया। जॉन लॉक के समझौते की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह है दो सामाजिक समझौते। यानी हॉब्स ने केवल और केवल एक सामाजिक समझौते के द्वारा समाज, राज्य और सरकार तीनों का निर्माण माना है, जबकि लॉक जो है उनसे भिन्न विचार रखता है। लॉक कहते हैं कि समझौता दो प्रकार का हुआ। पहले समझौते में व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का निर्माण किया और दूसरे समझौते में नागरिक समाज के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया। जॉन लॉक के समझौते में व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि समझौते के बाद भी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित रहता है। जॉन लॉक ने समझौते में केवल दंड देने का अधिकार जो है सरकार को सौंपा है। जॉन लॉक ने सरकार को सीमित करने के लिए जहां उसका विभाजन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में किया है, वहीं दूसरी ओर संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया है। जॉन लॉक ने राज्य के नकारात्मक कार्यों, विधि व्यवस्था को बनाए रखना, बाह्य शत्रुओं से रक्षा करने का उल्लेख भी किया है। जॉन लॉक ने मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाकर उसका स्वामी बन जाता है। तो श्रम मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉन लॉक ने किया, जो एक अंग्रेज विचारक थे और सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत से जुड़े हुए प्रमुख विचारक भी थे। दोस्तों, अब देखेंगे कानून स्वतंत्रता के संबंधों पर जॉन लॉक के विचारों को। जॉन लॉक का मानना है कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना कठिन है। जॉन लॉक ने कहा कि जहां विधि समाप्त होती है वहां निरंकुशता आरंभ हो जाती है। जॉन लॉक के अनुसार विधि स्वतंत्रता का न सिर्फ संरक्षण करती है, अपितु उसमें निरंतर वृद्धि भी करती है। जॉन लॉक ने अपने संपूर्ण विचारों में व्यक्तियों में उसकी स्वतंत्रता को शीर्ष पर रखा, इसलिए उसने सीमित तथा संवैधानिक शासन का समर्थन किया और शासक पर विभिन्न प्रतिबंधों का आरोपित किया है। जॉन लॉक ने सरकार को ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। जॉन लॉक क्रांति शब्द के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना यानी अपील टू हेवन शब्द का प्रयोग किया है। अब जॉन लॉक से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो जॉन लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का पितामह भी कहा जाता है। जॉन लॉक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है और वेपर ने जॉन लॉक को एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता यानी उदारवाद का पहला प्रवक्ता तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता यानी मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता कहा है। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, जिसके प्रथम भाग में उसने रॉबर्ट फिल्मर के प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया है, जबकि द्वितीय भाग में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति 1688 का समर्थन भी किया है। सीबी मैकफर्सन ने जॉन लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा है। तो पूंजीवाद का जन्मदाता जॉन लॉक को किस विचारक ने कहा है? तो सीबी मैकफर्सन ने कहा है, ये ध्यान रखना है। जॉन लॉक की अन्य रचनाओं में ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो प्रमुख रचनाएं हैं। अब दोस्तों बात करेंगे जे जे रूसो यानी जीन जैक्स रूसो के विचारों को। तो साथियों, आप सभी को बता दें, ये भी प्रमुख समझौतावादी विचारकों में सम्मिलित हैं और समझौतावादी विचारकों में तीन विचारकों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, हॉब्स, लॉक और रूसो। रूसो भी हॉब्स और लॉक की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौतावादी विचारक थे और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादन में। तो जीन जैक्स रूसो आधुनिक युग का अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक था। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में 1712 ईस्वी में हुआ था। रूसो का प्रारंभिक जीवन व्यभिचारपूर्ण एवं अवांछनीय व्यसनों में बीता। 1750 में इसके जीवन में एक नया मोड़ आया जो उसे रातों रात महान आदमी बना दिया। दीजो की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, जिसका विषय था, क्या विज्ञान और कलाओं की उन्नति ने मनुष्य के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाया है या नीचा गिराया है। यानी हैज द प्रोगेप्स ऑफ जीसियंस एंड आर्ट
कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट आर प्यूरिटी मेरिट्स। रूसो इस प्रतियोगिता में भाग लेकर न केवल पारितोषिक प्राप्त किया अपितु साहित्य जगत में एक नया मुकाम हासिल किया और इस निबंध प्रतियोगिता में रूसो को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। साथियों, रूसो का यह निबंध उसकी चर्चित कृति डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट अर्थात विज्ञान और कला एक वार्ता के रूप में प्रकाशित हुआ। रूसो की विलक्षण प्रतिभा ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को एक नया मोड़ दिया। उसने सामान्य इच्छा की संकल्पना प्रस्तुत की। तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन जैक्स रूसो ने किया, या केवल रूसो लिखा हो तभी आप यही ऑप्शन लगाएंगे। संकल्पना प्रस्तुत करके जॉन लॉक की लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को हाब्स के पूर्ण सत्तावाद के साथ मिला दिया, जो कालांतर में फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत बनी। दोस्तों, आप देखते हैं रूसो के मानव स्वभाव पर क्या विचार हैं। तो आप सभी को बता दें, हाब्स ने मानव स्वभाव के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया, लॉक ने केवल अच्छे पक्षों का वर्णन किया, लेकिन जो आपका रूसो है इसने मनुष्य के बुरे और अच्छे दोनों पक्षों के मिश्रण के रूप में प्रस्तुतिकरण किया है और दोनों को समराइज करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु की संज्ञा दी है। व्यक्ति भद्र इसलिए था क्योंकि उसे ना तो स्वयं के प्रति प्रेम था और ना ही दूसरों के प्रति सहानुभूत। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहुत स्टेटमेंट है और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया स्टेटमेंट है। दोस्तों, रूसो की मान्यता है कि समाज के विकास तथा संपत्ति के उदय ने मनुष्य की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया, जिसे पुनः प्राप्त करना ही प्रमुख उद्देश्य है। इसी क्रम में रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया, जिसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना न होकर सिर्फ नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है। रूसो मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाओं को मानता है, न कि मानव स्वभाव को। रूसो के सामाजिक समझौते पर विचार करते हैं। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रूसो मनुष्य की आदिम स्वतंत्रता का हिमायती था। उसके समझौते का मुख्य उद्देश्य उसी स्वतंत्रता की प्राप्ति थी। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हाब्स की भांति है, परंतु उसका मूल तत्व जॉन लॉक की भांति है। हाब्स की भांति कैसे है? तो पहला पॉइंट देखते हैं, हाब्स की बात सिर्फ एक समझौता मानता है। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति द्वारा अपने संपूर्ण अधिकार सरकार को सौंप दिए जाते हैं, जैसा हाब्स मानता है। तीसरा पॉइंट है, रूसो का राज्य हाब्स की बात निरंकुश, अदेय, असीमित तथा अविभाज्य है। और जॉन लॉक की भांति क्या है उसके विचार, उस पर देखते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मूल आधार समझौता माना है। किसने? रूसो ने। जॉन लॉक की तरह उसने सरकार को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। अब संप्रभुता पर रूसो के क्या विचार हैं, इस पर नजर डालते हैं। प्रभुसत्ता के स्वरूप पर रूसो के विचार सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। रूसो के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य तथा कभी त्रुटि न करने वाली है। रूसो की प्रभुसत्ता या संप्रभुता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता रूसो द्वारा इसके लिए सामान्य इच्छा यानी जनरल विल शब्द का प्रयोग किया जाना है। यानी रूसो ने संप्रभुता के स्थान पर सामान्य इच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसके संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़ी हुई। अब देखते हैं रूसो की सामान्य इच्छा वास्तव में है क्या। तो सामान्य इच्छा का विचार रूसो के संपूर्ण विचारों का केंद्र बिंदु है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में रूसो के योगदान को एक ही शब्द में यदि व्यक्त करें तो वह है सामान्य इच्छा। रूसो के मतानुसार मनुष्य में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। एक होती है तात्विक इच्छा या मानव कल्याण की इच्छा, जिसे रियल विल कहते हैं, और एक होती है तात्कालिक इच्छा या स्वार्थपूर्ण इच्छा, जिसे एक्चुअल विल कहते हैं। सामान्य इच्छा का अर्थ है सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छाओं का योग। यानी मानव कल्याण की जो एक व्यक्ति की इच्छा है, ऐसे सभी व्यक्तियों की अगर मानव कल्याण की इच्छाओं का योग किया जाए तो वहां से रूसो की सामान्य इच्छा निकलकर सामने आती है। मानव कल्याण की इच्छा या तात्विक इच्छा का योग ही सामान्य इच्छा है। हर्नसा ने कहा है कि लेवियाथन का कटा हुआ सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है और लेवियाथन हाब्स का जो है सिद्धांत है और सामान्य इच्छा रूसो का सिद्धांत है। तो किसने कहा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। यह सिद्धांत किस विचारक ने दिया है? तो यह हर्नसा महोदय का स्टेटमेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, अब रूसो के स्वतंत्रता पर क्या विचार है उस पर नजर डालते हैं। रूसो स्वतंत्रता का अर्थ वर्तमान राष्ट्र राज्यों में प्राप्त स्वतंत्रता से न लगाकर बल्कि अपनी नैतिक इच्छाओं के पालन को मानता है।
रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण रूसो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक पितामह कहा जाता है। शेबाइन ने रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा, यानी पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा है। और समानता पर रूसो के विचारों को अगर हम देखें तो रूसो के अनुसार कोई इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके तथा कोई इतना धनी ना हो कि दूसरे को खरीद सके। इस तरीके से उसने कहीं ना कहीं आर्थिक समानता पर जोर दिया है। दोस्तों, शासन प्रणाली पर रूसो के विचारों पर नजर डालेंगे तो रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है। रूसो तात्कालिक मानवीय दुर्बलताओं को आभास किया। इसी कारण उसने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य हेतु उपयुक्त होगी। रूसो के लोकतंत्र को आमूलवादी लोकतंत्र यानी रेडिकल डेमोक्रेसी तथा जनमत संग्रहित लोकतंत्र कहा जाता है। अब रूसो से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना की बात की है। रूसो को राष्ट्रवाद की संकल्पना का जन्मदाता माना जाता है। रूसो का एक अन्य प्रसिद्ध कथन है, बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी होता है। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है और ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में पहुंचकर व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना मृत हो जाती है। रूसो को जैकोबिनवाद और ब्लैंकीवाद का पिता माना जाता है। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। अब रूसो की प्रमुख पुस्तकों पे अगर हम नजर डालें तो इनके प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और पुस्तकों से आप सभी को बता दें हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इन पुस्तकों के नामों को नोट डाउन कर सकते हैं। पहले पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो 1749 में आई। दूसरी पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1754 में प्रकाशित हुई। तीसरी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1758 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तकों के नामों को पढ़ रहे हैं। अगली जो प्रसिद्ध और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता, और यह 1762 में आती है और इसी पुस्तक में इसने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। अगली पुस्तक द इमाइल है, रिटन ऑन एजुकेशन यानी शिक्षा पर लिखा गया एक ग्रंथ है। और कन्फेशन, डायलॉग्स एंड रिवरीज ये इस पुस्तक का टाइटल है। तो दोस्तों, रूसो की ये प्रसिद्ध पुस्तकें थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में समझौतावादी या संविदावादी विचारकों में थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों को विस्तार पूर्वक पढ़ा, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जैसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही तैयारी फ्री आपकास्ट आगे जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पाश्चात्य विचारकों की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।